अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है आगा खान यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड पास पेपर 2023 मैथमेटिक्स पेपर 2। हमने लास्ट जो है 3 वीडियोस में आपने एमसीक्यूज पेपर 1 बनाया, ठीक है। मैथमेटिक्स पेपर 1 की सीरीज़ को सॉल्व किया, एमसीक्यूज को बहुत ही डिटेल में। और अब हम पास पेपर 2023 मैथमेटिक्स पेपर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या होता है, टाइम इसके पास आपके पास ड्यूरेशन टोटल होती है 1 आवर 40 मिनट्स और उसके मार्क्स टोटल होते हैं 30। पेपर 1 के मार्क्स 45 होते हैं और पेपर 2 के मार्क्स 30 होते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 में क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन 1 में हमें कह रहे हैं कि इफ़ u इक्वल्स टू u मतलब यूनिवर्सल सेट, अगर आपके पास a e i o u है, m का सेट a i o i u, n का सेट u एंड r इक्वल्स टू a e o u, देन रिप्रेजेंट। तो आपने रिप्रेजेंट करना है, पार्ट 1 है कि m एंड n इन द इनकम्प्लीट वेन डायग्राम। आपको वेन डायग्राम मतलब इनकम्प्लीट दी हुई और आपने m और n को रिप्रेजेंट करना है। देखिए, वेन डायग्राम को हमेशा आप एक बाउंड्री से करते हैं। देखिए, रेक्टेंगल नुमा एक बाउंड्री बनाते हैं जिसमें आपके पास यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। बाउंड्री के अंदर जो कंप्लीट आता है वो यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर 2 सब सेट आते हैं। देखिए, m और ये है n, ठीक है। ये m है, ये क्या है, n है। अब m का सेट क्या है, देखिए पहले तो हम इंटरसेक्टिंग पार्ट m n के अंदर क्या है, u है, और वो u कहाँ आ रहा है, m के अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये वो पार्ट है जो m और n दोनों का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, u। अब यहाँ पर m में क्या बचा, a और i। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, टोटल a e i o u। a सेट m में आ गया, a m में आ गया, e नहीं आया, e को बाहर लिख देंगे, i आ गया, आई नहीं लिखेंगे, ओ नहीं आया, ओ को बाहर लिख देंगे, और यू भी हमारे पास इन सेट में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। जो नंबर्स आ जाए, जो सेट्स में लिखे जाए वो ठीक है, और जो ना आए तो उसको हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसको करना है। अब पहले हमने बता दिया कि एम एंड एन इन द इनकम्प्लीट वन डायग्राम, पहले हमने उसको एम एंड एन को सेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एन कॉम्प्लीमेंट। ये जो छोटा सा सी बना हुआ होता है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑन द वन डायग्राम कंप्लीटेड इन द पार्ट 1, ठीक है। यानी कि वन डायग्राम हमने पार्ट 1 में कंप्लीट की है ना, उन्होंने सिर्फ सेट्स दिए हुए थे, हमने कंप्लीट किए। अब इसमें हमने शेड करना है एन कॉम्प्लीमेंट को। तो सबसे पहले देखें एन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम इसको एन बार भी लिखते हैं, ठीक है। एन कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से लिखते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस करवा देते हैं एन को, ठीक है। तो कैसे माइनस कराते हैं, अब जैसे लेट सपोज ये यूनिवर्सल का सेट है a e i o u, ठीक है, और माइनस एन सेट क्या है, u। तो ये u था, ये u था, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी क्या बचा, a e i o, ठीक है। हमारे पास ये बचा रिमेनिंग एन कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास क्या आया, a e i o, यानी कि हमें वो एरिया शेडेड करना है जिसमें a e i o आए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये n है, ठीक है। n के अंदर बाकी और कोई एलिमेंट नहीं, बस उसका इंटरसेक्टिंग पार्ट है। तो इसका मतलब हम इसको छोड़कर बाकी पूरे एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो हम इसको शेड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये m शेड हो गया, और इसकी ओवरऑल पूरी बाउंड्री हमारे पास क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। और ये हमने शेड कर दिया, इसको हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारे पास आ गया है एन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आपको बात समझ आई। पहले उन्होंने कहा कि हमें एक इनकम्प्लीट डायग्राम दी हुई थी, शेड आपने बिल्कुल इस तरह से लाइनों से तरीके से करना है ताकि उनको समझ आए कि आपने, और नीचे आपने लिखना है कि शेडेड रीजन शोज एन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एन के ऊपर सी आई एन बार लिखें आप, एन कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। पहले उन्होंने हमें इनकम्प्लीट दी हुई थी, हमने उसको कंप्लीट किया, उस देन हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 में हमें, पार्ट 3 में कह रहे हैं, पार्ट 1 में उसको डायग्राम को कंप्लीट करना था, पार्ट 2 इसी में हमने शेड करना था। अब पार्ट 3 है कि एम इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट इन द वन डायग्राम गिवन बेलो बाय शेडिंग। हमें इसमें बाउंड्री बना के दे दी, 2 सेट बता दिए कि ये एम है, ये आर सेट है। तो सबसे पहले हमने एम इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि m इंटरसेक्शन r के कॉम्प्लीमेंट के लिए वो क्या होता है, यूनिवर्सल में से माइनस करवा दो m इंटरसेक्शन r को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें m इंटरसेक्शन r पता होना चाहिए। तो हम अगर सेट लिख लें, सेट ना भी लिखें तो उसके अलावा भी, लेकिन चले सेट लिख लेते हैं। एक आपके पास m का सेट क्या है, a i u,
ठीक है, और आर का सेट क्या है, ई ओ यू, यानी इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन चीज़ आ रही है, वो क्या आ रही है, यू आ रही है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे यू। अब आर के अंदर क्या बचा, ई ओ, आर में क्या बचा, ई ओ, और एम में क्या बचा आपके पास, ए आई। ठीक है, एम में आपके पास क्या बचा, ए आई। ठीक है, ये हमने सेट्स पहले लिख लेते हैं। और यूनिवर्सल सेट कंप्लीट क्या था, ए ई आई ओ यू, यानी कि वोवेल्स से आपके पास ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया, यानी ए ई आई ओ यू आपके पास कंप्लीट इसमें आएंगे, यूनिवर्सल में कुछ नहीं बचा। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, आपके पास इंटरसेक्टिंग पार्ट आ गया, इंटरसेक्टिंग पार्ट आ गया। अब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल सेट क्या है, ए ई आई ओ यू माइनस एम इंटरसेक्शन आर क्या आया, यू आया, यानी कि u से u कैंसिल हो जाएगा और आपके पास m कॉम्प्लीमेंट m इंटरसेक्शन r का होल कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, a e i o। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, a e i o, और a e i o किस में आ रहा है, a e i o। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है, रिमेनिंग बाकी तमाम उसमें, मतलब कि आप कह लें कि आपके यूनिवर्सल सेट में आ रहा है। ठीक है, तो क्लास यहाँ से क्या हुआ, ये इंटरसेक्टिंग पार्ट जो है यू में से माइनस इंटरसेक्टिंग पार्ट। ठीक है, यू में से इंटरसेक्टिंग पार्ट यानी कि इस यू को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल जितना बचेगा हम उसको क्या कर देंगे, बाउंड्री के समेत। ठीक है, बाउंड्री में भी आपके पास आ रहा है ना, तो उस सबको क्या कर देंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हम उस पूरे को शेडेड कर देंगे, यानी कि ये जो एरिया होगा ये पूरा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। लेकिन हम शेड किसको नहीं करेंगे, यू को शेड नहीं करेंगे। सही है, ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, शेड। ठीक है, क्यों क्या शेड हुआ, देखें आपके पास होता है एम इंटरसेक्शन आर का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस एम इंटरसेक्शन आर। ठीक है, जब हमने इसमें से किया तो हमारे पास बाकी क्या बचा, ए ई आई ओ। ठीक है, ए ई आई ओ। ठीक है, आपके पास ये बचा, और आपको पता है कि आपका यूनिवर्सल सेट में भी क्या है, ए ई आई ओ है ये। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में भी यही है, तो इसलिए हमने इस इंटरसेक्टिंग पार्ट को छोड़कर बाकी सब लिख लिया, और ये हमारे पास आ गया एम इंटरसेक्शन आर का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और बहुत ही इजी था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ द वैल्यू ऑफ log 3 इक्वल्स टू 0.4771 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81। ठीक है, हमारे पास log 3 की वैल्यू दी हुई है और हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81। तो log 81 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा log 81। ठीक है, 81 जो है, अब हमारे पास और कोई चीज़ नहीं, हम 81 के क्या कर लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, 81 3 से हम अगर करें, क्योंकि 2 से तो हो नहीं सकता, तो 3 से जाएंगे, हमारे पास क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 विल बी 2। ठीक है, 2 इसको दिया हमने, तो 3 7 से क्या हो गया हमारे पास 21। ठीक है, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए। अब आपने क्या करना है, अब log 81 की जगह आपने क्या करना है, 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 3 की पावर क्या है, 4 लिखनी है। ठीक है, अब आपने इस पर क्या लगाना है, पावर लॉ लगाना है कि ये पावर है उसको बेस बना देनी है 4 log 3। ठीक है, पावर को बेस बना देना है आपने 4 log 3। अब ये जो है पावर लॉ आपको सब पेपर्स में लॉज वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, बस सिंपल आपके पास अगर इस तरह से पावर है आप उसको बेस बना दें। अब आपको log 3 की वैल्यू गिवन है ना, तो आप log 3 की जगह क्या लिख देंगे, 0.4771। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.4771 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9084। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर, किसका आंसर आया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 81। आपने log 81 की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज़ 1.9084। बहुत ही इजी था। देखिए क्लास बहुत ही आसान था, बस हमने 81 के फैक्टर्स लिए, उसके बाद 3 के पावर 4 लिखी, 4 को नीचे लाया, 4 log 3, और log 3 को हमने मल्टीप्लाई, log 3 की वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लाई करा के सिंपल आंसर ले आए। ठीक है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं थी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास m की वैल्यू ये दी हुई और n की वैल्यू, देन पार्ट 1 है शो दैट m+1 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2 + √3। ठीक है, तो अब हम पहले पार्ट 1 की तरफ ही देखते हैं। तो पार्ट 1 में अगर हम देखें
पार्ट 1 में हमें क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूशन, पार्ट 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमें m प्लस n इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3, यानी कि हमें ये चीज़ लेनी है और इसके बराबर लाना है ना। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू m प्लस n। ठीक है, अब m की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 माइनस √3। ठीक है, 2 माइनस √3 और n की वैल्यू हमें गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ठीक है, हमें ये वैल्यू गिवन है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे हम। तो क्लास अब इसका हम क्या करेंगे, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे काम होता रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 2 प्लस √3 आएगा, 2 प्लस √3 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, तो 1 के साथ क्या होगा, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 आ जाएगा। और यहाँ पर ये 2 प्लस √3 था तो सिर्फ 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जिस डिनोमिनेटर में वो चीज़ मौजूद हो तो सिर्फ न्यूमरेटर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, देखें ये आपके पास बन रहा है, सिंस a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आपके पास जो ऊपर फॉर्म बन रही है आप वो देख सकते हैं कि वो किसकी बन रही है, a प्लस बी और a माइनस बी को। आप इसको क्लोज कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। ये आपके पास ये चीज़ आ गई, प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ठीक है, अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस ये 3 के स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 एज इट इज़। अब देखें आपके पास क्या है, 4 माइनस 3 विल बी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या बोला गया था कि प्रूव दैट m प्लस 1 n इक्वल्स टू 2/2 प्लस √3, और हमने क्या प्रूव कर लिया कि 2/2 प्लस √3 m प्लस n इसके बराबर आ गया है। तो हमने क्या किया, हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया कि जो है m प्लस n बराबर है 2/2 प्लस 3 के। अब पढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ओके क्लास, सेकंड पार्ट क्या है कि रैशनलाइज m प्लस n। ठीक है, मतलब m प्लस n के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 है ना हमारे पास। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर में से रूट को निकालना होता है, और हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। देखें हमें इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, रैशनलाइज करके a माइनस बी रूट c की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसको ईजीली फॉर्म में a माइनस बी रूट c की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब जो साइन होती है, अगर प्लस की है तो माइनस, माइनस की है तो प्लस। तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जब मल्टीप्लिकेशन होगी आपस में तो ये होगा 2 माइनस √3। ठीक है, ये डिवाइड में हो जाएगा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अगेन ये देखें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, जैसे कि अब अगर हम इसको ऊपर जो है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2√3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा क्लास, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ऊपर क्या बचा 4 माइनस 2√3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा 4 माइनस 2√3, क्योंकि 4 माइनस 3 विल बी 1। तो हमने क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया, ये हमारा आ गया आंसर। देखिए हमने रैशनलाइज a माइनस बी √c, यानी कि √c, अंडर रूट में भी वैल्यू है उसके साथ कोफिशिएंट एक b होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको रैशनलाइज भी कर लिया। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। हमें कह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि r की ये वैल्यू दी हुई है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब r इक्वल्स टू 1/2m की फॉर्म लेकर आनी है। तो यानी कि ये प्रूव है। ठीक है, एक तरह का ये क्या है, प्रूव है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले r इक्वल्स टू, ठीक है, m माइनस 1/2 है, ये डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं 1, मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं तो आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 था तो उलट हो गया, 1/m² माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये हो गई ब्रैकेट क्लोज,
मल्टीप्लाई बाय ये है 1 + 1/m, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो m-1 1 सा m-1 आ जाएगा, नीचे 2 × m² - 1, ठीक है। तो ये आ गई आपकी पहली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय, दूसरी ब्रैकेट में ये एलसीएम होगा m, यहाँ कुछ नहीं 1 1 मल्टीप्लाई बाय m, तो m आ जाएगा +1, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स आ गई। अब क्या होंगी, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो m-1 × m+1 डिवाइडेड बाय 2m × m² - 1, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट पहले डिवाइड था मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, यहाँ पर प्लस था तो एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन कर दी, 1 1 मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसके साथ इसको और इसके साथ इसको लिख दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि a² - b² = a + b × a - b के बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, m², यानी m का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लो, बिलियन लो, ट्रिलियन लो, 1 पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये m-1 ऊपर वाला m+1 एज इट इज़, ठीक है। आप नीचे 2m, और आप क्या कर सकते हैं, m² - 1, यानी ये a² - b² के फॉर्म है, तो उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज़ m+1 एंड m-1, ठीक है। अब क्या होगा, m+1 से कैंसिल, m-1 से कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 1/2m, r = 1/2m, क्या हमने प्रूव कर लिया, 1/2m की वैल्यू आ गई, तो हमने कहा हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर लिया कि r = 1/2m है, उसके बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमारे पास रैशनलाइज वाला पार्ट था और सेकंड हमारे पास ये वाला पार्ट था, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल ए और बी 2 पार्ट थे, ए के अंदर 2 पार्ट और बी हमारे पास ये था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं, ये चैप्टर 5 से है हमारा क्वेश्चन। तो पार्ट ए का हम सॉल्यूशन करते हैं कि हमें कहना है फैक्टराइज P6 - Q6 कम्प्लीटली। तो हमने क्या करना है, P6 - Q6 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले P6 और -Q6 की तो कोई फॉर्म होती नहीं, तो हम अगर इसको 3p की पावर 3 × 2 - q की पावर 3 × 2 में कर लें, यानी कि 3 2 से दोबारा क्या हो जाएगी 6, तो इसका मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया। अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन गया ये a² - b² का, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं a + b, ठीक है, और a - b, ठीक है। ये जब हो गया, अब आपके पास ये क्या हो सकता है, a³ + b³ और a³ - b³ का फॉर्मूला बन सकता है। अब आपके पास क्या है, a³ + b³ और a³ - b³ का फॉर्मूला लग सकता है। आपको पता है कि a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, ठीक है, a + b यानी कि p + q × a² यानी कि p का स्क्वायर माइनस ab pq + b² यानी कि q का स्क्वायर, ये हो गया पहला। और अब ये a³ - b³ का फॉर्मूला हम यहाँ लगा लेते हैं, यानी कि a - b, और बाकी तमाम टर्म्स यही होंगी और किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, p² + pq + q², ठीक है। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लिखें या ना लिखें या फर्दर फैक्टराइज की फॉर्म में, अब इसको क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन यानी ओपन फॉर्म में लिख दें, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये इस पे दोबारा फार्मूला, इस पे दोबारा फार्मूला। तो बस हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिखना था, फैक्टराइज फॉर्म में जितना एलाबोरेट करके लिख सकते हैं, तो बस यहाँ तक हमारे पास ठीक है। और क्लास इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे कि अगर हमने इसको 2 में ब्रेक किया है ना, तो हम इसको 3 में भी, यानी कि 2 3 = 6 -2 3 = 6, तो वहाँ पे क्या लगता है, सिर्फ a³ - b³ का आप फार्मूला लगा देते, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह से जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट ए। अब पार्ट बी में हमें क्या कहने हैं, फॉर द पॉलिनोमियल p of x = x³ - 3x - 2 यूजिंग फैक्टर थ्योरम प्रूव दैट x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि क्या x + 1 इसका फैक्टर है, जो उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो बी पार्ट में p of x हमारे पास है x³
-3x-2, ठीक है। हमें एक उसका फैक्टर दिया हुआ है दैट इज़ x+1, यानी कि x+1 अगर हम 0 के बराबर लें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जहाँ पे x है वहाँ -1 रख के देखते हैं। -1 का क्यूब -3 -1 -2, -1 का क्यूब विल बी -1 माइनस प्लस 3 -2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि P ऑफ A अगर आ जाए 0 तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि यस x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो हम क्या कह सकते हैं, यस x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 2 क्या है, अगर वो उसका फैक्टर है देन फाइंड द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स ऑफ P ऑफ x। क्यों कहा फाइंड रिमेनिंग 2 फैक्टर्स ऑफ P ऑफ x, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो क्यूब में है, तो इसका मतलब उसके कितने फैक्टर्स आएंगे, 3 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमें उन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करने हैं, इसके रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हमने खुद फाइंड करने हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको फाइंड कर लेते हैं रिमेनिंग 2 फैक्टर्स को, कि सेकेंड पार्ट है हमारे पास फाइंड रिमेनिंग फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ x है हमारे पास x³ -3x -2, ठीक है। ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल है और उसका एक फैक्टर आ रहा है क्या, x+1, ठीक है। अच्छा, अब इसके एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है कि जिसमें हमारे पास x³, ठीक है, x² x -2, यानी कि इसमें अगर x² की फॉर्म भी होती ना तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के थ्रू हम उसको फाइंड कर सकते थे। अब इसमें हमारे पास x² की टर्म मौजूद नहीं है, हम उसको ले तो सकते हैं 0x², बट वो थोड़ा सा जो है प्रोसीजर हमारे पास बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसको मैं आपको एक आसान प्रोसीजर बताती हूँ कि आपने उसमें क्या करना है। सबसे पहले आपने डिवाइड करवा देना है इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से, ठीक है। कैसे डिवाइड करवा देना है कि आपके पास है x³ -3x -2, ठीक है, और आपके पास डिवीज़र है उसका क्या, x+1। कह रहे हैं ना कि वो क्या है, एक वन फैक्टर है, फैक्टर मतलब वो क्या है कि वो उसको डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। तो x+1 को अगर हम इससे करवाएं तो आपके पास क्या x³ है सबसे पहले, तो ये x है, x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए तो इसका मतलब x² हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³, ठीक है। तो x² हो जाएगा प्लस 1x² x²। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस x³ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, -x² -3x -2। अब आपके पास ये क्या x है, x के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, -x² आ जाए, यानी कि हमने -x मल्टीप्लाई करवाना है तो बेस सेम क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस -x² प्लस माइनस x, ठीक है। अब साइन माइनस है प्लस, साइन माइनस है प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो x² से x² कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया तो -2x -2 बचा। अब आप इस पूरे फैक्टर के साथ अगर -2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x -2, और साइन जब चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस मीन कि वो उसका एक परफेक्ट डिवीज़र है। तो आपके पास जो अब पॉलिनोमियल आ गया है, जो अब आपके पास फर्दर आया है वो क्या है, x+1, ठीक है, x+1 इंटू x² -x -2। अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या, यही फॉर्म आएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन आई है इसकी हम क्या कर लेंगे, इसका मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे, x+1 एज इट इज़ रहेगा। अब 2 1 सा क्या होता है 2, ठीक है, माइनस का 2 है तो हमें क्या ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 2 आ जाए और प्लस माइनस करवाएं तो माइनस का 1 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको करें x² -2x प्लस 1x -2, तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस प्लस -2 आ जाएगा, और जब माइनस प्लस -2 -1 विल बी -1, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, ठीक है। तो x+1, और अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x -2, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे,
1 ही आ सकता है, तो यहाँ x-2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, x-2 को 1 टाइम लिख देंगे और आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x+1। तो एक फैक्टर क्या था आपके पास, x+1, और रिमेनिंग उसके दो फैक्टर क्या आ गए आपके पास, x-2 और x+1। उन्होंने हमें क्या कहा था कि हमने पॉलिनोमियल के इस p ऑफ x के रिमेनिंग 2 फैक्टर्स निकालने हैं ना। तो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स देखिए हमारे पास अब ये टोटल 3 फैक्टर आ गए। टोटल 3 फैक्टर अगर हम करेंगे तो x+1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x-2। तो x+1 का होल स्क्वायर तो हमने नहीं करना ना, x+1 से आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास x+1 = x-1, इससे 0 आ रहा है, और x-2 x = क्या हो जाएगा, 2, और जब करेंगे 2 का क्यूब -3 2 = 6 -2, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 - 8 विल बी 0, यानी कि ये भी इसका क्या है, क्यूब है। ठीक है, इसका परफेक्ट फैक्टर है। तो आप कह लें कि ये जो है 3 फैक्टर्स हैं, हमें जस्ट फाइंड द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x निकालने का कहा था ना। तो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, x-2 और x+1। अब इसमें हमें और क्या करना है, फर्दर कोई सॉल्व नहीं। अगर हमें इसको मज़ीद इसके फैक्टर्स का वो करना होता है तो p ऑफ x = क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो x+1 x-2 = x+1 हो जाता है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर 3 वेरिएशन से है। आपको कह रहे हैं द क्वांटिटी m वेरीज डायरेक्टली एज n² इफ़ m = 4 एंड n = 6 फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि वो कह रहे हैं m वेरीज डायरेक्टली का मतलब यूँ है, m डायरेक्टली वेरीज n²। ठीक है, अब डायरेक्टली वेरीज का साइन हटेगा तो kn² आ जाएगा। ये क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें कह रहे हैं कि m = 4 है और n = क्या है, 6 है। तो पहले हमें प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू निकालनी होगी। तो m की जगह हमने 4 लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 में m की जगह 4 लिख दिया, k वैसे ही रहा, 6 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 36। अब k मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ गया, k। अब 4 डिवाइडेड बाय 36 विल बी 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 4 9 से 36, 1 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू k आ गया। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 9 आ गई आपकी k की वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 आई है, देखिए इस पुट k = 1/9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में आपने क्या कर देना है, k की वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या है, m = k की जगह 1/9 इंटू n²। तो उन्होंने, अब हमें अगर फर्दर n की वैल्यू दी हुई होती तो हम m की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन उन्होंने कहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड n इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन। तो ये क्या आ गया, इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन आ गई इसका रिलेशन। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बस आपको जहाँ तक कहा जाए आपने वहीं तक रहना, फर्दर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फॉर द मैट्रिसेस S एंड T दिए हुए, फाइंड द पार्ट 1 है मैट्रिक्स 2s - t। ठीक है, सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं 2s - t करना है हमने ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें s - t निकालना होगा। s - t के लिए हम क्या करेंगे, पहले s का सेट लिखेंगे, 2 - 1 s 4। ठीक है, उसके बाद माइनस t का सेट लिखेंगे, 0 - s 1 - 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करवाना है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1/1 हम इसको आपस में माइनस करवा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2 - 0 लिखेंगे, -1 - 1 लिखेंगे। ठीक है, s माइनस प्लस s हो जाएगा, 4 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 - 0 2, माइनस प्लस 1 + 1 -2, s + s 2s, 4 + 1 5। ठीक है, और पहले हमने s ये हमने क्या निकाला है, s - t, और अब हमने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है इस s - t को। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जब 2 से अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ गया s - t। 2 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4s,
ठीक है, और 2 5 ज़ा 10, ये आ गया आपका 2s माइनस टी। बस सिंपल से इतना सा क्वेश्चन था कि आपने पहले s माइनस टी निकाला, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, जो s माइनस टी का सेट आया तो हमारे पास ये s माइनस टी आया, उसके बाद हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, 1 बाय 1 मैट्रिक्स से, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट है वैल्यू ऑफ s। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s इफ s माइनस टी इज अ सिंगुलर, ठीक है, यानी कि हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है और s माइनस टी का मैट्रिक्स क्या है, ये है, ठीक है। अब हम फर्दर करते हैं, तो क्लास यहाँ कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस टी की वैल्यू क्या है, यही है। अब वो कह रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि यानी कि उसका डिटर्मिनेंट क्या आए, 0 आए, ठीक है, और नॉन सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, यानी कि हमने क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, s माइनस टी के सेट को 2s माइनस 2 और ये क्या है 5, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के इसको बराबर किसके ले लेना है, 0 के, ठीक है। उन्होंने हमें वहाँ डिटर्मिनेंट, अब आप बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट का जिक्र तो नहीं किया, हमने क्यों डिटर्मिनेंट लिया। आप हमेशा याद रखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, आपको ये नहीं बताएंगे कि डिटर्मिनेंट जो है उसका सिंगुलर है, आपको वो कह देंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0, तो आपने उसको डिटर्मिनेंट लेना और वो बराबर ले लेना है 0 के। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2 5 से क्या हो जाएगा 10 माइनस साइन, ये डिटर्मिनेंट क्या आ गई, अब -2 इंटू 2s, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 0, 10 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4s, माइनस 4s आ गया, इक्वल्स टू क्या आ गया 0, 10 माइनस माइनस प्लस 4s इक्वल्स टू 0, ये प्लस का 10 है, सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। अब s ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो s की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -5/2, ठीक है, s की वैल्यू क्या आ गई -5/2। तो इसमें क्लास क्या कह रहे हैं, इन द गिवन डायग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 8 का होता है, आप आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट पार्ट ए बी और सी, मतलब ए बी सी में से आपने 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, या तो आप ए सी अटैम्प्ट कर लें या तो आप ए बी अटैम्प्ट कर लें, इट्स ऑल ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन डायग्राम ओ एम इज इक्वल्स टू ओ पी, ओ से एम किसके बराबर है, ओ से पी के, ओ एल इक्वल्स टू ओ आर, ओ से एल बराबर है ओ से आर के, ठीक है। इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ट्राइंगल एम ओ एल इज कॉरिस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल ओ पी ओ आर। कॉरिस्पॉन्ड्स का मतलब क्या क्या कह रहे हैं वो, कि वो आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है, कॉरिस्पॉन्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 to 1 उनकी कॉरिस्पॉन्डेंस है और वो आपस में क्या है बराबर हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द अननोन एंगल आर, हमने क्या करना है, अननोन एंगल आर फाइंड करना है। अगर आप देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम हो रहे होते हैं। अब देखिए अगर ये एंगल 95 है तो ये एंगल भी क्या होगा 95 डिग्री होगा, ठीक है, और अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा 55 डिग्री, और जो हम एंगल आर निकालेंगे वो एंगल आर के, यानी 1 1 कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है, एल आर के बराबर है, ओ के बराबर है, एम पी के बराबर है, ठीक है। तो हमें एंगल आर फाइंड करना है। तो अब जब आपको 2 एंगल पता लग गए तो आर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल आर के लिए आपने क्या करना है, 180 में से माइनस करा देना है 95 को, और माइनस क्या करवा देना है 55 को। तो 180 में से माइनस करवा दें हम 95 माइनस 55, तो हमारे पास आंसर एंगल आर का क्या आएगा, दैट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आर आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है। और अब दूसरा पूछा है फाइंड द एंगल एम। तो एंगल एम के लिए क्लास आपके पास क्या है, देखिए एंगल एम मैंने क्या कहा, यह पी है, तो एंगल एम भी क्या है 55 डिग्री। तो आप कहेंगे एंगल एम इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू क्या है 55 डिग्री। तो आप नीचे लिख भी सकते हैं कि एंगल एम इक्वल्स टू 55 डिग्री, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये था पार्ट ए। अब पार्ट बी क्या है, हमें पार्ट बी में कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू वी, ठीक है, यू वी एंड डब्ल्यू वी है, ठीक है, और उसका मिड पॉइंट क्या है एक्स और वाई है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, इस वाले एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, ये जो एक्स दिया हुआ है ना अननोन एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें यू डब्ल्यू और यू वी और
डब्ल्यू वी का क्या है, वो मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट है एक्स और वी, एक्स और वाई। तो देखें अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें यू डब्ल्यू दिया हुआ है क्या, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई की पहले पता नहीं था, तो देखें अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी एक्स वाई क्या होगा, हाफ ऑफ यू वी होगा, और यू वी क्या होगा, डबल ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। यानी कि ये इसका हाफ है ना, क्योंकि ये एक प्रॉपर लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये हाफ हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये डबल होगा इसके। तो अगर हम यू डब्ल्यू करें तो यू डब्ल्यू इक्वल्स टू 2xy, और अगर हम एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ यू डब्ल्यू, ठीक है। तो अब आपके पास यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 26 दी हुई है, हाफ ऑफ 26, ठीक है। तो इसको कट कर सकते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो आंसर क्या आया, 13। एक्स वाई का आंसर आपके पास क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब आपके पास क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू, सिंस आपको एक्स वाई की वैल्यू गिवन है कि एक्स वाई बराबर है एक्स प्लस 5 के, ठीक है। यानी कि इस एक्स वाई की जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स, ये प्लस का 5 है, सेकंड साइड जाके 13 माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो आपके पास जो अननोन वेरिएबल था एक्स, उसका आंसर क्या आ गया, 8। बहुत ही आसान था, बस यहाँ पर क्या लगी है आपके पास, आप कह लें मिड सेगमेंट प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे मिड सेगमेंट प्रॉपर्टी लगी है आपके पास, कि आपको वो बता रहे हैं कि जब एक्स वाई है वो हाफ है यू वी के, और यू डब्ल्यू इज़ द डबल ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो आपको एक्स वाई निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में कह रहे हैं रिकॉलिंग द स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट थ्योरम, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ठीक है, कि एक्स वाई एंड यू डब्ल्यू आर लाइन्स डैश टू ईच अदर। एक्स वाई और यू डब्ल्यू आपस में क्या है, पैरेलल हो रही है ना। सो इट्स मीन यहाँ पे आंसर आएगा पैरेलल टू ईच अदर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई इज पैरेलल टू यू डब्ल्यू, ठीक है। बहुत ही आसान है कि आपको बस उसने बोला है कि हमें एक स्टेटमेंट बता दें कि ये क्या स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है इसमें। तो आपने कहा कि एक्स वाई इज पैरेलल टू यू डब्ल्यू। ये हो गया पार्ट बी। अब बढ़ते हैं पार्ट सी की जानिब। क्लास पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में पी एल इक्वल्स टू पी एन इक्वल्स टू एक्स। देखें पी से एल इक्वल्स टू पी टू एन, और वो दोनों किसके बराबर, एक्स के, देखें, ठीक है। एंड के एन इज परपेंडिकुलर टू एम एल। के से एन की जो पूरी लाइन है वो परपेंडिकुलर है। देखें ये एक लाइन है एम एल की, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही है के एन की। के एन इज परपेंडिकुलर टू, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। ये के एन इस परपेंडिकुलर टू एम एल, ये एम एल पूरी एक लाइन थी, इस पर परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन जब बना रहे हैं तो ये इसकी क्या हो गए, 2 आर्म्स हो गए। ये हमें बताया है, ये पॉइंट पी उन्होंने कह लिया, तो पी एन और पी एल आपस में बराबर है, और वो दोनों क्या है, एक्स हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इफ़ के एन इक्वल्स टू वाई सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये कंप्लीट के एन क्या हो, वाई सेंटीमीटर हो, देन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम के टू एम एल। कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, सिंगल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, 2 फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये बता दिया सॉल्व में कि पी एल इक्वल्स टू पी एन इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। यानी कि पी से एल और पी से एन बराबर है किसके, एक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और एम के एन क्या है, इस परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर किसके, हमारे पास इस लाइन के है, ठीक है। इस एम एल के ऊपर क्या परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, के एन। अब कंप्लीट के एन इक्वल्स टू क्या है, एक्स है। कंप्लीट के एन इक्वल्स टू क्या है, एक्स है। अब के एन के अंदर क्या चीज़ आ रही है, के एन, ये के पी
देखिए के एन जो एन, तो अगर ये कंप्लीट वाई है तो इसमें से हम माइनस करवा देंगे एक्स को। ये कंप्लीट क्या है, के एन वाई है ना, के एन की वैल्यू कंप्लीट वाई दी हुई है, तो इसमें से अगर हम एक्स को माइनस करवा दें तो वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, वाई माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास। कंप्लीट के एन क्या है आपके पास, y है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर द एक्सप्रेशन डिस्टेंस फ्रॉम k टू k से लेकर ml का, ठीक है, k से k टू ml का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, k टू ml का। ओके क्लास, ये ml है और ये क्या है, k है, ठीक है। तो पूरा k जो है k n इसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है और इसमें यह वाला जो पॉइंट आ रहा है ये क्या आ रहा है, x यानी आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये y आ गया और ये वाला पॉइंट जो है x आ गया, तो हमने kp को ml k टू ml लिख लिया, ठीक है। तो y माइनस एक्स इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया हमारे पास, ठीक है, ml का, ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये था, होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।